हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप देख रहे हैं कि पिछले करीब 20 दिनों से देश के अलग अलग हिस्सों के किसान भारत सरकार द्वारा पारित 3 कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। मैं आज की वीडियो में बात करूंगा, आज से करीब 1 वर्ष पूर्व 11 दिसंबर 2019 को भारत की संसद के द्वारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पारित किया गया था, नागरिकता संशोधन कानून। और 11 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन कानून पारित करने के ठीक 2 दिन बाद इसी तरीके से देश के विभिन्न हिस्सों में आंदोलन शुरू कर दिए गए थे। इस सीएए को पारित करने के बाद से, क्योंकि सीएए का एक धार्मिक एंगल था और इसके साथ एनपीआर और एनआरसी जैसी नीतियां और कानून जोड़े हुए थे, इसलिए जो नागरिकता की जो मूल अवधारणा है वो बदल गई थी और लोगों के अंदर एक अनिश्चितता बनी हुई थी। एक संदेह पैदा हो गया था नागरिकता को लेकर के, और ये जो संदेह पैदा हुआ था लोगों के अंदर, इस डर और संदेह ने इस नागरिकता कानून के खिलाफ जो आंदोलन चल रहे थे उनको हवा देने का काम किया था। कई प्रदेश सरकारों ने, हमने ये भी देखा कि यह अपने यहाँ प्रस्ताव भी पारित किए थे कि वो सीएए के प्रावधानों को अपने प्रदेश में लागू नहीं करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों ने भी इस कानून के भेदभावपूर्ण प्रकृति पर टिप्पणी की थी। दोस्तों, जहां एक तरफ हमने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शनों को देखा, वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकारों के द्वारा लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करते हुए इन आंदोलनों को कुचलते हुए भी देखा। दोस्तों, चाहे धारा 144 को लागू करने के जरिए आंदोलनों को कुचला गया हो, या लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज करके उनको गिरफ्तार करके जेल में डालने का काम किया गया हो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इस पूरे सीएए के आंदोलन के दौरान, सीएए कानून पारित होने के बाद से लेकर के और जब तक कोविड-19 का वक्त नहीं आ गया, फरवरी तक ये आंदोलन चले हैं। और इन आंदोलनों में जो शाहीन बाग का आंदोलन था वो तो पूरे विश्व के में एक मिसाल बनकर के उभरा था, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पाई थी। तो यह बात करते हैं कि इस पूरे दौर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका थी, और सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ देश के विभिन्न हाई कोर्ट्स की क्या भूमिका थी। जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल से देखा कि सुप्रीम कोर्ट लगातार सुस्त रहा, वहीं दूसरी तरफ देश के विभिन्न हाई कोर्ट लोगों के नागरिक अधिकारों के समर्थन में देखे। दोस्तों, तो आज कुछ बहुत ही अहम फैसलों को लेते हैं और देखते हैं कि वो कौन कौन से मामले थे जो देश के विभिन्न हाई कोर्ट्स के द्वारा पारित किए गए और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या रुख अपनाया गया इन मामलों में। सीए कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में 140 से भी अधिक याचिकाएं दाखिल हुई थी। यह बात अलग है कि आज तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सीएए कानून की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को लेकर के कोई फैसला नहीं दिया गया है। मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा कि सीएए कानून पारित होने के 2 दिन बाद जामिया यूनिवर्सिटी में आंदोलन शुरू होता है 13 तारीख से, और इसके बाद 16 दिसंबर को जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर हिंसा हो जाती है। वहां दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की पुलिस जामिया कैंपस के अंदर घुस करके वाइस चांसलर की अनुमति के बिना छात्रों के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करते हैं। हम सब ने वो विजुअल्स, वो वीडियो, जो फोटोज देखे हैं कि जो छात्र लाइब्रेरी के अंदर बैठे पढ़ रहे थे उन छात्रों के ऊपर भी बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज की गई। इस घटना के बाद जब दूसरे दिन लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कॉग्निजेंस लेने से स्पष्ट रूप से मना कर देता है, और यह कहा जाता है कि पहले आप हिंसा बंद करो, इसके बाद सुनवाई करेंगे। और जब दूसरे दिन इसकी सुनवाई की जाती है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्पष्ट रूप से सुनवाई करने से मना करते हुए दोनों पक्षों को हाई कोर्ट जाने को कह दिया जाता है। इसी दौरान दोस्तों, 13 तारीख से ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भी प्रदर्शन शुरू हो जाता है वहां के छात्रों के द्वारा, और 15 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ में हिंसा की घटना हो जाती है। वहां भी पैरामिलिट्री फोर्सेस और उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस कैंपस के अंदर घुस करके बर्बरतापूर्वक तरीके से लाठीचार्ज करती है, जिसमें तमाम छात्र छात्राएं घायल होते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जामिया की घटना की सुनवाई किए जाने से मना करने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला पहुंचता है अलीगढ़
मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जो पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की गई थी। और जब ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचता है तो इलाहाबाद हाईकोर्ट 19 फरवरी को एक आदेश पारित करता है और आदेश पारित करते हुए अलीगढ़ के जिलाधिकारी को यह निर्देश दिया जाता है इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा कि जितने लोग घायल हुए हैं उनकी समुचित इलाज की व्यवस्था की जाए। साथ ही साथ दोस्तों, इस पूरी घटना की जांच हेतु ह्यूमन राइट कमीशंस को आदेश दिए जाते हैं और यह कहा जाता है कि जल्द से जल्द इस जांच को समाप्त करें। और जब ये सारी जांचें आ जाती हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई के दौरान ये पाता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लाठीचार्ज के बाद पुलिस के द्वारा छात्रों की मोटरसाइकिलों के साथ तोड़फोड़ की गई और नुकसान पहुंचाया गया। इसलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश के डीजीपी को यह ऑर्डर करता है कि इसके लिए जिम्मेदार और दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दोस्तों, तो जहां एक और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जाती, वहीं दूसरी तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा नागरिक अधिकारों के पक्ष में यह फैसला दिया जाता है। दोस्तों, आपको यह भी बताता चलूं कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक और घटना की गई थी। जो लखनऊ में हिंसा हुई थी, उसमें जो लोगों को पकड़ा गया था, जिन लोगों को आरोपी बनाया गया था, नेम एंड शेम पॉलिसी के तहत उनकी होर्डिंग्स चौराहों पर लगाई गई थी, जबकि वो न्यायालय द्वारा दोषी नहीं साबित हुए थे। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा सुमोटो कॉग्निजेंस लेके उन होर्डिंग्स को उतारने के भी आदेश दिए जाते हैं। दोस्तों साथियों, अब हम बात करते हैं बॉम्बे हाईकोर्ट की। बॉम्बे हाईकोर्ट जब महाराष्ट्र सरकार धारा 144 लगाकर सीए विरोधी आंदोलनों को रोकने का आदेश पारित करती है, साथ ही यह आदेश भी दिया जाता है कि कोई भी किसी तरीके का नारा नहीं लगा सकता, गाने नहीं गा सकते, ढोल आदि भी नहीं बजा सकते। जब इस तरीके का आदेश दिया जाता है तो न्यायालय इस आदेश पर रोक लगा देता है। मुंबई हाईकोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट महाराष्ट्र सरकार के इस आदेश पर रोक लगाते हुए यह टिप्पणी करता है कि अंग्रेजों के खिलाफ भारत ने विरोध प्रदर्शन के द्वारा ही आज़ादी प्राप्त की थी, इसलिए धारा 144 लगाकर लोगों की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। दोस्तों, एक बहुत बड़ी टिप्पणी की जाती है बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा। न्यायालय ने यह भी कहा कि सीएए विरोधियों को देशद्रोही नहीं कहा जा सकता, ना ही देशद्रोह की संज्ञा में उनके कार्य को रखा जा सकता है। दोस्तों साथियों, इसी तरीके से हम कर्नाटक उच्च न्यायालय को देखते हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट 19 दिसंबर 2019 को ही मैंगलोरी में एक घटना होती है। सीएए विरोधी जब आंदोलन चल रहा था तो वहाँ पर पुलिस की फायरिंग होती है और पुलिस की फायरिंग के दौरान एक शख्स की मौत हो जाती है और जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उनके परिजनों के द्वारा जब पुलिस में एप्लीकेशन दी जाती है एफआईआर दर्ज करने के लिए, तो पुलिस उनकी एफआईआर तक नहीं दर्ज करती है। ऐसी स्थिति में कोर्ट फटकार लगाती है कर्नाटक उच्च न्यायालय पुलिस को, मैंगलोरी पुलिस को, और एफआईआर दर्ज करने का आदेश देती है। 13 फरवरी 2019 को न्यायालय ने यह भी माना कि सीएए विरोधी सभी सार्वजनिक रैलियों को रोकने के लिए राज्य सरकार ने 18/12/2019 को 144 गैर कानूनी तरीके से लगाई। ये कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि राज्य सरकार ने जो 144 लगाई उसका मकसद सिर्फ सीएए विरोधी आंदोलनों को रोकना था। सीएए यानी कि धारा 144 लगाने का कोई वैलिड रीजन नहीं था। न्यायालय ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन मौलिक अधिकार है और ऐसे अधिकार का उल्लंघन लोकतंत्र की बुनियादी विशेषता को खतरे में डालता है, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस तरीके की टिप्पणियां की जाती हैं कर्नाटक उच्च न्यायालय के द्वारा। साथियों, अब हम चलते हैं मद्रास हाईकोर्ट की तरफ। जब सरकार के द्वारा सीएए के विरोध में आंदोलन होने से रोकने के लिए आदेश पारित कर दिए जाते हैं, धारा 144 लगा दी जाती है और इसको जब मद्रास हाईकोर्ट में चैलेंज किया जाता है तो मद्रास हाईकोर्ट सरकार के उस आदेश को कैंसिल कर देता है। और अभी यानी 11 फरवरी 2020 को कोरोना टाइम से ठीक पहले एक सामाजिक संस्था जब सीएए और एनआरसी के खिलाफ एक बड़ा सम्मेलन करने की परमिशन मांगती है, उस परमिशन को वहाँ राज्य सरकार खारिज कर देती है, देने से मना कर देती है। और उसके खिलाफ जब मद्रास उच्च न्यायालय जाया जाता है तो मद्रास उच्च न्यायालय उस परमिशन को अलाउ कर देती है, यानी राज्य सरकार के आदेश को खारिज कर देती है। दोस्तों, तो इस तरीके से मद्रास हाई कोर्ट भी नागरिक अधिकारों के समर्थन में खड़ी दिखी।
हाल ही में साथियों मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा तमिलनाडु के सेन कोर्ट के 2 सीएए और एनआरसी विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जो एफआईआर हुई थी उसको यह कहते हुए रद्द कर दिया जाता है कि वहां इस तरीके की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। तो हाई कोर्ट लगातार इन मामलों में सक्रिय दिखते हैं पूरे 1 साल तक दोस्तों। अंत में मैं बात करना चाहूंगा गुवाहाटी हाई कोर्ट की। असम सरकार द्वारा जब सीए और एनआरसी के विरोध में जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था, नेट की सेवाएं बंद कर दी जाती हैं और तमाम तरीके प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। और इसके खिलाफ जब गुवाहाटी हाई कोर्ट में रेट पिटीशन फाइल किया जाता है तो गुवाहाटी हाई कोर्ट नेट को फिर से बहाल कर देता है, इंटरनेट की सेवाओं को। और इंटरनेट की सेवाओं को बहाल करने के साथ साथ राज्य सरकार द्वारा जो तमाम बंदिशें लगाई गई थी उनको भी रद्द कर दिया जाता है गुवाहाटी हाई कोर्ट के द्वारा। साथियों, मैं समझता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं दोस्तों। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।